बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, सहकारिता आंदोलन से किसानों और मजदूरों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। सहकारिता के माध्यम से 0% ब्याज दर पर मिलता है किसानों को 1 से 1.5 लाख रुपए का ऋण। मध्य प्रदेश में केला किसानों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत। 4,261 किसानों को 41 करोड़ 85 लाख रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से की अंतरित। केला किसानों को 25 से 33% क्षति होने पर राहत राशि 15,000 से बढ़ाकर की 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला से मुलाकात। उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन सहित अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। प्रभावित लोगों की संख्या घटकर हुई 1,519। वहीं केरल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से किसान और मजदूरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जो 16%, 18% पर किसान को ऋण लेना पड़ता था, वहीं आज देश के कई राज्यों में 1 से 1.5 लाख रुपए का ऋण 0% ब्याज दर पर सहकारिता के माध्यम से ही मिलना संभव हो पाया है। साथ ही किसानों को सहकारी समितियों से खाद, बीज और उर्वरक सस्ते दर पर मिल पा रहा है। बिरला ने यह भी कहा कि सहकारी चीनी मिलों की स्थापना से देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिससे किसानों को गन्ने का खरीद की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार हुई। इस तरह सहकारिता के क्षेत्र ने किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा। सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी धर्म के लोगों का, सबका सामूहिक प्रयास, जिसके कारण हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सबके प्रयासों से सफल हो पाया। और जब आजादी के लोकतंत्र के अंदर हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, तो संसदीय लोकतंत्र में भी हमारी सहकारिता भावना रही। हमने हमारे संविधान बनाते समय जनता को बीच में रहकर जनता के द्वारा शासित संचालक शासन हो। और आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
ओम बिरला ने कहा कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, छोटे लघु कुटीर उद्योग, महिला स्वयं सहायता समूह, बुनकर सोसाइटीज, इन सारे सेक्टरों में सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। बिरला ने उपभोक्ता सहकारी समितियों और आवास सहकारी समितियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और बताया कि उन्होंने लोगों को कैसे लाभान्वित किया है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आज मछली पालन करने वाले छोटे किसान भी फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग, फिश स्टोरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक काम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है और उनका जीवन बेहतर हुआ है। हमारे इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी हमारे चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कोई समय था जब कृषि की आमदनी कहीं ना कहीं बहुत कम होती थी और काफी लंबे वर्षों तक किसान फसल उगाता था, लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने के कारण और लागत के बाद साहूकार सूदखोर से ब्याज लेने के कारण वह किसान हमेशा कर्ज में डूबा। इसीलिए एक लंबे समय के कालखंड तक भारत का किसान कर्ज में डूबा रहा, कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में मर गया। यह हमारा एक लंबा कालखंड रहा, लेकिन उस कालखंड में से एक सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से हम उस कर्ज में डूबने वाले किसान को बचा पाए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने भी सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र ने किसानों को सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। नैनो यूरिया का आविष्करण करके ये मुझे आज इस मंच से बड़ी विनम्रता से कहना है कि विश्व में नैनो यूरिया बनाने वाला देश भारत है, वो कहलाने का गौरव। नैनो यूरिया बनाने का विश्व में ये भारत है पहला देश। ये गौरव हमको हमारे देश के कोऑपरेटिव से मिला है। ये अकेला नैनो यूरिया का इस्तेमाल अगर देश का किसान करना शुरू करे तो साथियों आप सब जानते हैं कि यूरिया की कीमत तो 266 रुपया, हाँ 266 रुपया है, मगर उसकी जो कॉस्ट हमको लगती है वो तो 2000 से ज्यादा है, 2200 है। सो एक प्रकार से एक बैग यूरिया हम 266 रुपये में खरीदते हैं, उसके पीछे आपको 266 रुपये में देने के लिए भारत सरकार के 2000 रुपये लगते हैं, तभी जाके किसान को ये 266 रुपये में मिल रहा है। किसान के कंधे का बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के खंभे पे लिया हुआ है, इसलिए हमें ये 266 रुपये में मिल रहा है। क्या हमारे सहकारी आंदोलन के सभी कार्यकर्ता ये ठान कर चल सकते हैं कि हम हर रोज एक यूरिया, नैनो यूरिया की बोतल ये किसी न किसी किसान के खेत में डालें? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए कई मापदंड बदले हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र में समय समय पर ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे किसानों को लाभ मिला है। अब किसानों को फसलों और मकानों की क्षति और मवेशियों की जान जाने पर अधिक राहत राशि दी जा रही है। रविवार को बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों को फसल क्षति पर राशि प्रदान की गई। जिले में इस वर्ष अप्रैल, मई और जून माह में हुई फसलों की क्षति के लिए प्रभावितों को ये राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री चौहान रविवार को अपने निवास कार्यालय से किसानों को राहत राशि कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में बुरहानपुर जिले के 4261 किसानों को 41 करोड़
85 लाख रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। प्रभावित फसलों का रकबा 3,690 हेक्टेयर था। इसमें से प्रभावित केला फसल का क्षेत्र 3,470 हेक्टेयर एवं अन्य फसल का क्षेत्र 219 हेक्टेयर है। केला फसल उत्पादक 3,960 किसान हैं और अन्य फसलों के उत्पादक किसान 301 हैं। उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर का केला विश्व के कई देशों को निर्यात किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केले की फसल की क्षति प्रतिपूर्ति की दर दोगुनी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार अब किसानों को केले की फसलों की 25 से 33% क्षति होने पर राहत राशि 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। इसी तरह 33 से 50% क्षति होने पर 27,000 से बढ़ाकर 54,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी। यदि 50% से अधिक क्षति हुई है तो मिलने वाली राहत राशि 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला से मुलाकात कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन सहित अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य के सीमांत पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्मूलन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिए उत्तराखंड में 14 लाख डोज टीकों की आवश्यकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रुपाला ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मैं पुरुषोत्तम रुपाला जी से मिला हूँ। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की। वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अति कठिन हैं तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है। और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है। उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए और पीएम संपदा में जो यूनिट लगाने की 100 स्क्वायर मीटर जो उसकी औपचारिकता है उसको हमारे राज्य में उत्तराखंड में उसको 50 मीटर कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा है इसको कर देंगे। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में केंद्र की सरकार की जो धनराशि है वो धनराशि जल्दी से जल्दी राज्य को जारी कर दी जाए। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। और केंद्रीय उपभोक्ता मामलात विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि ऑनलाइन स्पेस में डार्क पैटर्न की व्यापकता उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा है। डार्क पैटर्न से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान और उपभोक्ताओं के हित में टमाटर व प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने व मानसून की बारिश से कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की उपभोक्ता मामलात विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने। भारत सरकार उपभोक्ताओं के हितों को लेकर लगातार काम कर रही है। अभी हमारे साथ उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह जी मौजूद है। ये बात करते हैं। सर, अगर बात करें मंत्रालय द्वारा लगातार आपने जब से चार्ज संभाला कई तरह के अवेयर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अभी डार्क पैटर्न्स का नया कॉन्सेप्ट आया है। यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में भारत में अभी ये नया है, तो इस पर किस तरह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मंत्रालय की क्या इस पर इनिशिएटिव है? तो अभी जो हमारा रिटेल है कुल भारत का, उसका लगभग 9 से 10% ऑनलाइन हो गया है। तो इसीलिए जो ऑनलाइन की ई कॉमर्स साइट्स हैं
उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया वो उत्पादक ना इस्तेमाल करें जिससे उपभोक्ता को मैनिपुलेट किया जा सके, उसकी बाइंग बिहेवियर उसमें डिसेप्शन या धोखाधड़ी ना हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये डार्क पैटर्न्स चिन्हित किए हैं जो आपको दिखाए गए 9 तरह के हैं, और इसके बारे में 2 तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक तो अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, और दूसरा जो कंपनीज़ हैं उनके साथ हमने 13 जून को बैठक करी और उनको कहा कि ये जो डार्क पैटर्न्स हैं ये गलत प्रथा है और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो इसमें आप इंडल्ज मत करिए। सोशल साइट्स पर कई बार देखने में आता है अनवांटेड लोग एडवाइस करते हैं प्रोडक्ट खरीदने की, प्रोडक्ट बेचने की या किसी कंपनी के बारे में सम्मोहित करने की। उनको किसी तरह का लीगली लाइसेंस नहीं है, ऐसो पे किस तरह कार्रवाई होगी और किस तरह लगाम होगी? जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स अपनी एडवाइस देते हैं उनको ये कहा गया कि वो अपना डिस्क्लोज़ करें कि उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं जो वस्तु या सेवा का निर्माता है उसके साथ, और विशेषकर जो लोग हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं, नॉट जनरल एडवाइस, जो स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं कि ये प्रोटीन खा लीजिए, ये कर लीजिए, उनको ये कहा गया है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज़ करिए कि आप डॉक्टर हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप किस आधार पर ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता उसको सुन रहा है वो बेचारा उससे प्रभावित होकर एक्शन ले लेता है और कई बार उससे गड़बड़ भी हो जाती है, तो उसी बारे में सावचेत करने के लिए ये कदम उठाए गए। कई बार रेट बढ़ जाती है। अभी 4 महीने पहले टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा था चौमों में, अभी 50 से भी ऊपर रेट है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने बहुत कुछ हद तक कंट्रोल भी किया है और जागरूकता कैंपेन भी चलाए हैं, और अब उम्मीदें उपभोक्ताओं की आपसे ज़्यादा है, तो अब क्या देख रहे हैं? तो टोमेटो जो है बहुत हाईली पेरिशेबल, जल्दी ख़राब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज़ हैं, पूरे भारत में प्रोडक्शन अलग अलग समय पे अलग अलग जगह होता है, और जो लोकलाइज्ड ज्योग्राफीज़ हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें जो वेदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये थोड़ी वल्नरेबल कमोडिटी है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और प्रति वर्ष इसकी एक सीजनैलिटी होती है। तो हर वर्ष इस समय देश प्राइसेस ज़्यादा होती हैं एंड वेरी सून इट विल कम डाउन। ये प्रति वर्ष का वो है पैटर्न। मानसून की मेहरबानी कहें या समय पर मानसून आने का आगाज, इससे उपभोक्ताओं के जो जुड़े कृषि से उत्पाद है उन पर किस तरह का असर भविष्य में आपका अनुमान बताता है? तो इस जो मानसून का आगाज़ है इससे 2 तरह से फ़र्क पड़ता है। एक तो सेंटिमेंट्स पे फ़र्क पड़ता है मार्केट पे, जब तुअर की बुआई जैसे ज़्यादा हो रही है या कोई अन्य कृषि उत्पादों की बुआई ज़्यादा हो रही, उससे मार्केट अपने आप कूल डाउन होता है, और क्योंकि उससे प्रोडक्शन की अपेक्षा बढ़ जाती है, और कुछ कमोडिटीज़ जो लोगों ने स्टोर करके रखी होती हैं उसको वो मार्केट में निकालना शुरू कर देते हैं। सो दोनों तरफ से उपभोक्ताओं को आसानी होती है। तो ये थे उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह, जिनका मानना है कि भारत सरकार न केवल उपभोक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर है, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ साथ अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1519 हो गई है। कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिले कम होकर 5 रह गए हैं। ये जिले बजाली, धेमाजी, गोलाघाट, कोकराझार और कामरूप हैं। NDRF और SDRF के साथ साथ स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बाढ़ पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। असम में अब तक बाढ़ से इस साल 7 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार की सुबह बारिश हुई, जहां बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आगे भी बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। केरल में मौसम विभाग ने इडुक्की, कासरकोड और कन्नूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 9 अन्य जिलों में भी छिटपुट बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में कल रात भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि केरल तट और लक्षद्वीप के पास 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। दक्षिणी गुजरात में इस समय बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान इस समय दवाओं का छिड़काव न करें। दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मानसून सीजन की फसलों के लिए खेतों को तैयार करें। यहीं मेड़ों को दुरुस्त करने के अलावा खेतों से जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने अभी फसलों की कटाई की है, वे उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं जहां बारिश हो चुकी है या सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां खरीफ फसलों की बुआई कर लें। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में तैयार आम की समय पर तुड़ाई कर लें। वहीं मध्य गुजरात में इस समय खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रारंभिक जुताई और भूमि को समतल करने का काम करें। इसके अलावा यहाँ जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है, वहाँ किसान खरीफ फसलों की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य गुजरात में ही किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय बीटी कपास, मूंगफली, बाजरा, तिल, मक्का और मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए किसान किसी प्रमाणित स्रोत से बीज खरीदें। इसके साथ ही यहाँ किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाएं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक में अलग अलग दलों के 31 सदस्य आमंत्रित। जानकारी के मुताबिक सबकी राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे फिर संसद में पेश किया जाएगा। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद एनसीपी में हर पल नई हलचल देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि शरद पवार के भतीजे और नए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार 5 तारीख को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है।
एक तरफ अजीत पवार के घर बैठकों का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ शरद पवार सतारा के दौरे पर हैं। सतारा में उन्होंने अपने गुरु यशवंतराव चौहान की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। तमाम अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा कि 2024 के चुनाव होने तक महाराष्ट्र में यही सरकार रहेगी और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार और तकनीकी बदलाव जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट हाईटेक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की नई पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 कोर्ट ग्रीन हाईटेक कोर्ट हो गए हैं। मणिपुर में हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक मौजूदा हालात को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। स्टेटस रिपोर्ट में मणिपुर सरकार को हालात सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और साथ ही पुनर्वास केंद्र और हथियारों की बरामदगी जैसी जानकारी देनी होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों के साथ संवाद किया। NIT के छात्रों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका दौरे का जिक्र हुआ। अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था जम्मू से रवाना हो गया है, जिसमें 4,758 तीर्थ यात्री पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए। 30 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस पवित्र यात्रा में पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद से अब तक कुल 17,565 तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।